ओके, सो सैम्पलिंग एरर क्या होता है टीना, कि सैम्पलिंग एरर का मतलब होता है कि आप डेटा करेक्ट कर रहे हो, ठीक है, बट इनएक्यूरेटली कर रहे हो। लाइक आप ना मूवी का डेटा इलेक्शन के डेटा के बेस पे दिखा रहे हो, राइट। तो एक एग्जांपल है कि आपने एक आरक्षण मूवी है, उसमें इलेक्शन का डेटा कलेक्ट किया गया था एंड आपने वो रियल टाइम डेटा के साथ में शो कर रहे हो, ठीक है। तो सैम्पलिंग एरर होता है कि आप किसी चीज को दिखा तो रहे हो लेकिन गलत तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, मतलब एक ही चीज को बार बार दिखा के आपने डेटा को इंक्रीज कर रखा है। दैट इज कॉल्ड व्हाट, सैम्पलिंग एरर, कि आपने जो सैंपल कलेक्ट किए गए वो सैंपल सही से कलेक्ट नहीं किए गए। उसके रेलेवेंट नहीं है ना सर, रेलेवेंट भी नहीं है। और लाइक ऐसा होता है कि कई बार जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे ऑफिस में कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, टीम पार्टी, तो हाउ मेनी पर्सन आर रेडी और नॉट, मेरे को ये डेटा चाहिए होगा, राइट। सपोज मेरे पास 30% है और उनमें से है ना 30 में से मेरे को 2 लोगों ने रिस्पॉन्स करा है यस पार्टी होनी चाहिए, बाकी किसी ने रिस्पॉन्स नहीं करा है, तो अननेसेसरी मेरे को सेम रिस्पॉन्सेज कलेक्ट करके दिए गए हैं। तो उस बेसिस पे क्या होगा, दैट इज कॉल्ड एन इनएक्यूरेट सैंपलिंग, कि आपने डेटा कलेक्ट किया लेकिन गलत तरीके से कलेक्ट किया गया है। ओके, तो इसको बोलते हैं हम सैंपलिंग एरर, ठीक है। नॉन सैंपलिंग एरर किसको बोलते हैं, लाइक कोई डेटा आपका बायस्ड है, मतलब मेरे पास पूरी टीम अवेलेबल है, ठीक है, मेल फीमेल सारे के सारे अवेलेबल हैं, जस्ट आई वांट टू अंडरस्टैंड कि मैं डेटा किसके बेसिस पे, मतलब मेरी टीम में अगर कुछ बेनिफिट्स मुझे ऑन करने हैं तो किस बेसिस पे मुझे बेनिफिट ओपन करने हैं, राइट। सो वी हैव टू डिफरेंट फॉर्मेट्स, मेल और फीमेल, तो आपको किस बेसिस पे बेनिफिट रखने हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि मेल्स की क्वांटिटी ज्यादा है तो हमने मेल्स के बेसिस पे डिसीजन ले लिया, तो दिस इज कॉल्ड एन बायस डिसीजन, राइट। तो अगर डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो तो डेटा इक्वली फॉर्मेट पे होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए बायस्ड और नॉन बायस्ड फॉर्मेट। लाइक फॉर एग्जांपल आपने डेटा कलेक्ट करा, कॉस्मेटिक का डेटा आपके पास ज्यादा है, बाकी सारे डेटा कम है, तो उसके बेसिस पे क्या होगा, कॉस्मेटिक के बेसिस पे आप उस डेटा को एनालाइज नहीं कर सकते दूसरे वाले प्रोडक्ट को, राइट। सो दिस इज अ पॉइंट कि बायस्ड और अनबायस्ड क्या होता है। ओके, तो जिसमें बायसनेस होती है, इनएक्यूरेट मेजरमेंट होते हैं, उनको हमको क्या बोलते हैं, नॉन सैंपलिंग एरर बोलते हैं। और सैंपलिंग एरर क्या हो गई, आपने गलत तरीके से डेटा कलेक्ट करके उसको क्लियर आउट किया हुआ है। क्लियर, यस सर। ऐसे होता है ना, रेटिंग आई है, फर्जी रेटिंग डलवा दी मार्केट के अंदर, ओके। सो गूगल रेट कराते हैं हम लोग, गूगल रेट कराते हैं, कई लोग क्या करते हैं, फर्जी रेटिंग कर देते हैं, तो फर्जी रेटिंग के बेसिस पे वी कांट आइडेंटिफाई दिस वन इज अ गुड प्लेस और नॉट, राइट। सो हम क्या करते हैं, हम टेन्योर के बेसिस पे, अब मेरे को आप एनालाइज करने के लिए बोलोगे कि सपोज मेरे पास 50 कॉलेजेस अवेलेबल है मार्केट के अंदर, मैं कौन से कॉलेज में एडमिशन लूं, सो आई एम जस्ट चूजिंग दैट पर्टिकुलर कॉलेज जिसका रेटिंग लिमिटेड है बट अच्छा रेटिंग है, मतलब अच्छा रेटिंग यानी कि मुझे 2000 रेटिंग दी गई, 2000 लोगों ने मेरे उस पर कमेंट किया है गूगल रिव्यूज पे, एंड आई एनालाइज कि एक्चुअली ये पर्टिकुलर पार्ट अच्छा है कि नहीं है। और एक चीज ऐसी है जो थोड़े दिन पहले आई है और प्रमोटिंग फॉर्मेट पर बहुत लोगों ने उसको रेट करवा दिया, ठीक है। सो उसमें क्या हो जाता है, कई बार ऐसा होता है ना, 99 रुपीज का कोर्स बेच रहे हैं मार्केट में, पावर BI का, एंड यू कैन गो देयर एंड दे आर जस्ट मार्केटिंग फॉर्मेट। मैंने उनको चूज किया है, मैंने अटेंड भी किया है, ऐसा नहीं है कि अटेंड नहीं किया, बिना अटेंड किए बोलो, मैंने अटेंड भी किया है। सो दिस इज काइंड ऑफ थिंग कि उन्होंने इतना अच्छा मार्केट प्लान किया, इतना अच्छा मार्केट और टारगेटेड ऑडियंस को टारगेट किया गया, इसको भी स्टैटिस्टिक्स में यूज करते हैं, देख रहे हो, उनका डेटा एनालिटिक्स इतना अच्छा था कि उन्होंने 99 रुपीज का कोर्स लाखों लोगों को बेच दिया। तो दिस इज अ पॉइंट कि मार्केटिंग फॉर्मेट और किस तरीके से क्या चीजें करते हैं, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किस फॉर्मेट में हम उन सब चीजों को यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ऐसा डेटा क्या होता है, सैम्पलिंग एरर में आ जाता है कि भाई फेक रेटिंग आई है बहुत सारी। और नॉन सैम्पलिंग एरर क्या हो गई कि भाई उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बढ़ाई हो रही है, बाकी किसी प्रोडक्ट की अच्छी तारीफ नहीं हो रही, अदर प्रोडक्ट्स की तारीफ नहीं है, एक ही प्रोडक्ट की हम तारीफ किया जा रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, बायस डेटा, कि हमारे पास दोनों पॉइंट ऑफ व्यू पर इक्वली इक्विवेलेंट डेटा होना चाहिए। ओके, क्लियर। यस सर। सो बाकी और कोई दिक्कत सैम्पलिंग एरर्स वगैरह में? सर नहीं, बाकी तो क्लियर हो गया था सारा। बाकी क्लियर है ना, ठीक है। यस सर। तो आज भी एक छोटा सा पार्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स सेशन 2, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है।
What is the central tendency? Basically it's very important for us. हमें कोई भी डेटा एनालाइज करना है, कोई भी चीज करनी है, so this is the most important section for us. ठीक है, ये हमें हैंडल करना पड़ता है. एंड द सेकंड वन इज योर व्हाट, कि मैं आपको सीक्वल का जो हमारा एक स्टोर प्रोसीजर और वो बचा हुआ था, क्या बोलते हैं, व्यूज वाला, ये दोनों चीजें और मैं आज आपको बता दूंगा. ठीक है, क्रिएट करना आपको बता दूंगा. रेस्ट्रिक्शंस आप लोगों को पता ही है कि व्हाट इज द रेस्ट्रिक्शन बिहाइंड दैट. Yes, sir. ठीक है, सो लेट वी स्टार्ट सेशन डे 2. वी ऑलरेडी नो अबाउट व्हाट, हमने एक एजेंडा कंप्लीट कर लिया था, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स एंड सैम्पलिंग. एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट part is what, central tendency. So what is central tendency? Central tendency basically होती क्या है? बहुत सिंपल सी चीज है. आई थिंक इन सब चीजों को आप जानते होगे पहले से. जानते हो? Yes, sir. उनके बारे में पढ़ा है ना, मीन मीडियन मोड. इट्स वेरी इजी, उसमें हो जाता है. एक मिनट गाइस, एक मिनट रुकना. यस गाइस, सॉरी. ओके, सो सेंट्रल टेंडेंसी एग्जैक्टली होता क्या है? तो हम बहुत सिंपल सी चीजें हैं, टफ नहीं है, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी. बट हमें एग्जैक्टली ये जो डेटा है ना, वो बेसिकली प्रोसेस किसके साथ में करना है? या तो आपको एक्सेल पे प्रोसेस करना है, या फिर आपको पाइथन पे प्रोसेस करना है, या फिर आपको पावर बीआई पे प्रोसेस करना है. तो दोनों चीजें इस तरीके से आपको लेके चलनी पड़ेगी. ठीक है, so central tendency is used to indicate where does the middle or center of the distribution of data lies. So हमारे पास डेटा बहुत सारा है, सपोज 50,000, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 50 लाख समथिंग डेटा है. I need to find out the median of this data. I need to find out the average of the data. मतलब mean of the data. I need to find out the frequency of the data. What is the frequency of the particular data set? So we need to proceed with this. ठीक है, हमें सेंट्रल टेंडेंसी के साथ में प्रोसेस करना पड़ता है. क्लियर? अब सेंट्रल टेंडेंसी में सबसे पहला पॉइंट आता है मीन का. तो मीन क्या होता है? पता है मीन क्या होता है? Average. Average, right? So and this is a general definition. Mean is the average, but we have a different kinds of mean in the market. Okay, so मैं कुछ आपको important means के बारे में बताना चाहता हूँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीन में सबसे पहली चीज, आपको दो सिंबल्स आपको बहुत अच्छे से समझते हैं. एक ये, इस सिंबल्स को क्या बोलते हैं? इस सिंबल को क्या बोलते हैं? हेलो, आर यू देयर? Yes, sir. हाँ, बताओ इस सिंबल को क्या बोलते हैं? क्या क्या बोलो? सर ध्यान नहीं आता क्या बोलते हैं इसको. इसको बोलते हैं म्यू. क्या बोलते हैं? म्यू. और इस सिंबल को क्या बोलते हैं? ये तो देखा होगा बहुत जगह. सिग्मा. सिग्मा. और ये क्या है? इसको बोलते हैं बार. ओके, Yes, yes, sir. so basically we have a lot of things. One is mu, one is sigma, one is bar. So these are the geek words. जब आप इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हो तो रियल टाइम में these symbols are show you an extraordinary part. मतलब आपके एक
अलग से रिप्रेजेंटेशन बना देती है अगर आप इन सिंबल्स को यूज करते हो फॉर द प्रेजेंटेशन पर्पस. व्हाट इज द म्यू ऑफ दिस, व्हाट इज द सिग्मा ऑफ दिस, व्हाट इज द बार ऑफ दिस. सो बाकी यू आर अवेयर फॉर द इंडस्ट्री कि भाई हमारे को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर्मेट में मतलब दिखावा ज्यादा है थोड़ा सा. सो अगर आपको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करना, दिखावा नहीं इन द सेंस, अगर आपको अपना प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा करना है तो दीज आर द वर्ड्स जो आपको यूज करने चाहिए. ठीक है. सो बेसिकली, सो व्हाट इज द म्यू, मैं आपको एक छोटा सा डिफरेंस बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास है ना दो चीज है, एक म्यू होता है एक बार होता है. तो दिस इज एन बेसिक क्वेश्चन इन द इन डेटा एनालिटिक्स फील्ड. व्हेन वी यूज म्यू, व्हेन वी यूज बार टू रिप्रेजेंट द मीन. तो मीन को रिप्रेजेंट करने के लिए कब हम बार यूज करेंगे, कब हम म्यू यूज करेंगे. तो मीन इज द एवरेज ऑफ द डेटा, दैट इज क्लियर टू यू, आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता है. Data in simpler terms, it's a sum of values divided by total number of values. इसके बारे में कोई डाउट? ये कैलकुलेशन आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है मैथमेटिक्स में. व्हाट इज द एवरेज टोटल सम Yes. ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज. ओके. Yes, इट्स sir. रिप्रेजेंट बाय द लेटर सिग्मा. ओके. सिग्मा में Yes, भी sir. दो साइन होते हैं. ठीक है. एक साइन तो ये होता है, दिस इज कॉल्ड एन समीशन. इसको सिग्मा भी बोला जाता है बट इसको हम लोग एग्जैक्टली मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, समीशन. सो समीशन इज व्हाट, समीशन इज व्हाट, समीशन क्या होता है? क्या होता है समीशन? So sum करना. हाँ, मतलब टोटल सम. ओके. Yes, sir. क्लियर. सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, समीशन. मतलब जब भी समीशन लगाए तो मतलब उधर क्या करना है, सम करना है. जितनी भी ऑब्जर्वेशन आपको दी गई हैं उन सारे ऑब्जर्वेशन का आपको क्या करना है, सम करना है. अब आपके मीन जो है वो मैंने दो मीन को यहाँ पे कवर अप किया है स्टैटिस्टिक्स में, बिकॉज जब हम मीन को अलग अलग फॉर्मेट में कवर अप करते हैं, अलग अलग फॉर्मेट में इन द सेंस मीन को अगर मैं देखूं तो एक होता है हमारे पास अरिथमेटिक मीन्स, एक होता है हार्मोनिक मीन्स, एक होता है ट्रिम्ड मीन, एक होता है वेटेड मीन. तो ये चार टाइप के होते हैं. तो बेसिकली हम जो स्टडी करते हैं, वी आर मोर फोकस ऑन टू पर्टिकुलर मीन. द फर्स्ट वन इज ट्रिम्ड मीन, सेकंड वन इज वेटेड मीन. सो ट्रिम्ड मीन और वेटेड मीन में डिफरेंस क्या होता है? पहले हम म्यू और बार के बारे में थोड़ा सा क्लियर आउट कर देता हूं आपको. द ग्रीक लेटर म्यू इज अ सिंबल ऑफ द पॉपुलेशन. ओके. मीन. एंड एक्स बार, एंड एक्स बार इज द सिंबल ऑफ द सैंपल मीन. अगर किसी के ऊपर बार लगा हुआ है तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, दिस इज अ मीन ऑफ Mean. सैंपल. और अगर म्यू लगा है तो उसका मतलब क्या होगा, वो किसका बोल रहा है, पॉपुलेशन का मीन बोल रहा है. मतलब हर एक ऑब्जर्वेशन का मीन करना है. इसमें आपको किसका करना है, सैंपल का मीन करना है. ओके. क्लियर. तो अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, मतलब इसमें क्वेश्चंस रहेंगे मैथमेटिकल. जस्ट ट्राई टू सॉल्व बाय यूजिंग योर एक्सेल स्किल. तो आप एक्सेल ओपन कर लेना अपना, मैं जो क्वेश्चन दूंगा उसमें आपको डेटा डालना है क्वेश्चन के बेसिस पे, एंड यू नीड टू पुट द आंसर्स. आपको आंसर्स बताने हैं कि उनके आंसर्स क्या है. ओके. क्लियर. Yes, So sir. let's start with the trimmed mean. Trimmed mean actually होता क्या है? So everything मैथमेटिक्स में सबसे अच्छी बात पता है क्या होती है, मैथमेटिक्स जिनको टफ लगता है उनको मैं बहुत इजी कर देता हूँ. इजी कैसे कर देता हूँ, मैथमेटिक्स इज नथिंग, इट्स एन एल्गोरिथम. ठीक है. आपको एल्गोरिथमेटिकली सोचना है. एल्गोरिथम क्या होता है, इट्स एन फाइनाइट स्टेप टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम. तो फाइनाइट स्टेप्स का मतलब होता है लिमिटेड स्टेप आपको बता दी जाती है कि आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है. ओके. सो ट्रिम्ड मीन इज यूज्ड टू डील with the outliers by trimming or removing some data from the both and as to both and so as to get it rid of outliers. सो यहाँ पे एक सिंपल सी चीज बोली, ट्रिम्ड मीन से बेनिफिट क्या होगा. ट्रिम्ड मीन से सिर्फ एक बेनिफिट होता है, ट्रिम्ड मीन आउटलायर हटा देता है. अब यहाँ पे आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है? सोचना पड़ेगा, मैं सोचने पे मजबूर करूंगा. क्या क्वेश्चन आ रहा है अभी इतनी सी लाइन से? सोचो. आउटलायर क्या होता है, पता है आउटलायर क्या होता है? So border.
हाँ, मतलब अगर मैं डेटा के बेस पे बात करूंगा तो क्या एग्जांपल दोगे मेरे को कि ये आउटलायर है? लाइक आउटलायर कैन बी लाइक जैसे कि कोई सेट के अंदर हमारे पास बहुत बड़ी वैल्यू है, वो एक आउटलायर हो सकता है। कोई इनकरेक्ट डेटा हो सकता है। हाँ, और इनकरेक्ट डेटा इज कॉल्ड एन लाइक एन बोलते हैं ना वेस्ट डेटा आप बोल सकते हैं हम एक तरीके से, तो उसको तो हमें क्लीन अप में हटा देंगे हम उसको। व्हाट इज आउटलायर? आपने आउटलायर का डेफिनेशन सही दिया, बट एक एग्जांपल अगर मैं सेट करना चाहूँ तो कैसे एग्जांपल सेट करके बताऊँ? ये सर नहीं अंक Yes. लाइक एग्जाम्पल हाँ पता नहीं, बट जैसे कि डेफिनेशन हम ये बोल सकते हैं कि आउटलायर वो होता है जो कि डिफरेंट होता है सेट के, मतलब दूसरी चीजों से डिफरेंट होता है। बट थोड़ा सा एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे जाओ, मतलब मैं चाह रहा हूँ आप मुझे समझा रहे हो, मेरे को पता है इसलिए मैं समझ रहा हूँ व्हाट इज आउटलायर, ठीक है? सपोज मेरे को नहीं पता, हाउ कैन यू एक्सप्लेन दैट कि दिस इज एन आउटलायर फॉर मी? ओके, एक एग्जांपल देता हूँ, छोटा सा एग्जांपल। जैसे आप आगे क्या होता है, एक पॉइंट समझना। तो व्हेनेवर यू आर टॉकिंग विद दी लाइक एचआरस, जब हमारा स्क्रीनिंग चल रहा होता है, स्क्रीनिंग, यू नो स्क्रीनिंग, इंटरव्यूज में स्क्रीनिंग होती है, दिस इज एन फर्स्ट लेवल इंटरव्यू। Yeah. इसमें we are just analyzing the some few question, putting the some few questions related to the technical part, related to the terminologies part, so we can easily identify ये person कितना comfortable है इस particular part में, right? So outliers, जब भी आप इस टाइप का कोई भी पार्ट दे रहे होते हो तो मेजरली हम लोग क्या करते हैं, कोई ना कोई एग्जाम्पल देके सामने वाले को समझाते हैं, so then they can easily understand. So this is a point, that's why I'm asking for the examples, ठीक है? तो जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछूंगा, ट्राई करना कोई रिलेटेबल एग्जाम्पल्स, आप उसको इजी गोइंग एग्जाम्पल उसके साथ में अटैच करके हमेशा आंसर दो, ठीक है? तो आउटलायर क्या होता है कि सपोज आई हैव सेल्स डेटा और फ्रॉम 2 to 3 months, ओके, है ना? सपोज 30 डेज का मेरे पास सेल्स डेटा है, बट उसके बीच में कोई फेस्टिव सीजन पड़ गया मेरा, ओके, ऑन दैट पर्टिकुलर फेस्टिव डे मेरा सेल्स बहुत ज्यादा हाई चला गया, ओके, और उसके नेक्स्ट डे जैसे ही मेरा फेस्टिव सीजन खत्म हुआ, सो वी नो दैट नेक्स्ट डे शॉपिंग बहुत लिमिटेड होती है, तो मेरा जो सेल्स है वो बहुत ज्यादा लो चला गया। सो उन 30 दिन के बीच में ये जो 2 दिन थे, द फेस्टिव सीजन डे वाला और जो फेस्टिव सीजन के नेक्स्ट डे वाला डे था, जिसमें मेरी सेल्स बिल्कुल डिप हुई थी और एक दिन मेरी सेल्स बिल्कुल अप हुई थी। तो इन दोनों सेल्स की वजह से क्या होता है कि मेरा जो एवरेज सेल्स निकलेगा 30 डेज का, उसमें वेरिएशन बहुत आएगा। वेरिएशन मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि आपकी डेली बेसिस पे 1 लाख रुपए की सेल हो रही है, राइट? बट आपका वेरिएशन क्या निकलेगा, उनकी वजह से आपका रेंज जो है, एवरेज रेंज जो वो की गलत आता है। तो ऐसी जो सेल्स होती है, टॉप मोस्ट सेल्स और लोएस्ट सेल्स जो होते हैं, इनको हम आउटलायर कंसिडर करते हैं डेटा के अंदर। क्लियर हुआ? Yes. मतलब मेरे पास 100 स्टूडेंट्स ट्रेंड कर रहा हूँ, एक एग्जांपल बताता हूँ, मैं ऐसे स्टूडेंट्स को रिमूव कर देता हूँ। रिमूव मतलब मैं डेटा एनालिसिस करते समय जब हम देख रहे होते हैं तो वी आर जस्ट रिमूविंग दैट टाइप ऑफ पर्संस जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है लर्निंग फेज पे। फॉर एग्जाम्पल काफी सारे सेशंस हमारे ऐसे चलते हैं जिसमें सम फ्यू पर्संस आर डैम गुड इन पाइथन, दैट डैम गुड इन सीक्वल, उनको सीक्वल बहुत आसानी से समझ में आ जाती है, वो 6-7 घंटे में खत्म कर लेते हैं उन सब चीजों को। बट दीज आर व्हाट आउटलायर्स फॉर मी, मैं उनके बेसिस पे नहीं चलता। आई एम जस्ट लुकिंग फॉर दैट पर्सन हु इज ऑन एवरेज पार्ट, राइट? उनको मैं कंसिडर करूंगा, तभी उनके बेसिस पे आई कैन इजीली एनालाइज माय डेटा, एनालाइज माय कंटेंट, मटेरियल्स एंड डिलीवरी सिस्टम कि एग्जैक्टली वो सही चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। आई एम नॉट टेकिंग डिसीजन ऑन द टॉप मोस्ट प्लेयर, आई एम नॉट टेकिंग डिसीजन ऑन द बॉटम प्लेयर, मैं उसके बेसिस पे डिसीजन नहीं ले सकता। और कंपनीज के अंदर आप लोगों ने देखा होगा हमारी रेटिंग्स आती हैं एवरी मंथ्स, ओके, 3 months, वीकली, अलग अलग वी आर डिसाइडिंग द रेटिंग्स, वी आर
फाइंडिंग दी आउटलायर्स, मतलब हम टॉप प्लेयर्स और बॉटम प्लेयर्स पे इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं करते। आई नो ये दोनों लोग, एक ऊपर जो टॉप प्लेयर है, मतलब जो 5 स्टार रेटिंग वाला पर्सन है, मतलब ये तो पता है ये तो काम करेगा ही करेगा, ठीक है। और एक जीरो वाला जो पर्सन होता है उसको हम आउटलायर बोलते हैं बेसिकली टर्मिनोलॉजी में। मतलब जीरो रेटिंग वाला पर्सन, उसको हमें पता है ये काम नहीं करेगा, इस पर कॉन्सेंट्रेट करना है, इसको देखना है, इसको भगाना है कि रखना है। और हमारे लिए सबसे अच्छा एम्प्लॉय कौन सा होता है? जो एवरेज रेटिंग वाला होता है। दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय इज अ वेरी गुड एम्प्लॉयर फॉर अस, क्योंकि टॉप मोस्ट वाला कभी भी भाग सकता है, बॉटम वाला किसी काम का है नहीं, बीच वाला जो है वो कंफर्ट जोन में बैठा हुआ है। So we are concentrate on these type of employees basically. Clear? Point समझ में आया? यस सर। कभी अपनी कंपनी चलाओ, कभी टॉप मोस्ट प्लेयर के ऊपर डिपेंडेंसी मत दो, ताकि कंपनी डूब सकती है। हमेशा किस पर डिपेंडेंसी देनी चाहिए आपको? अपनी सेल्स की बोलूं या किसी भी चीज की, एवरेज वाले पे। ओके, सो दैट्स व्हाई वी आर रिमूविंग व्हाट? आउटलायर्स। सो आउटलायर्स रिमूव करने का बहुत सिंपल टेक्निक है। देखो स्टेप बनी हुई है। काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सेकंड, अरेंज द सीरीज ऑब्जर्वेशन इन द असेंडिंग ऑर्डर। ऊपर छोटे से बड़े में हमको अरेंज करना है, स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट वैल्यू। ओके, फिगर आउट द परसेंटेज टू बी कट ऑन ईच एंड ऑफ द ऑब्जर्वेशन सीरीज। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 20 डेटा है। कितना डेटा है? 20। ओके, आपने उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, और मैंने आपको बोला उसका 20% डेटा जो है वो कट करना है। कितना डेटा कट करना है? 20%। तो 20 डेटा था आपके पास, तो 20 का 20% कितना हुआ? 4। तो मतलब ये बोल रहा है फिगर आउट द परसेंटेज टू बी कट, कितना डेटा कट करना है? 4। और 4 कहां से कट करना है? टॉप से 4 और बॉटम से 4। कितना डेटा कट होगा? तो फिर तो 40% हो जाएगा। 40% कैसे होगा? उसने बोला ना फाइंड आउट द परसेंटेज टू बी कट ऑन ईच एंड ऑफ द ऑब्जर्वेशन, क्योंकि आपका जो टॉप पे है वो स्मॉलेस्ट आउटलायर है, और जो बॉटम में 4 है वो आपके हाईएस्ट आउटलायर है। तो अगर आप 4 डेटा कट करोगे, 4 ऊपर से और 4 नीचे से, सो टोटल डेटा कितना कट हुआ? 8। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें कटिंग जो होती है वो बोथ एंड से होती है। तो सर इस वजह से अगर 8 कट होंगे तो फिर ये, अगर उसने 20% रिमूव का है तो उस डेटा हिसाब से ये बचेगा। 40। हाँ 40% हुआ ना। हाँ हाँ, तो इसमें कट ही ऐसे ही होता है। अच्छा, उसको मुझे मैं भी लगा कुछ नहीं 20% कहते। मतलब 2 टॉप से और 2 बॉटम से। नहीं नहीं, 20% का मतलब हो गया, तो आपने 20 का 20% निकाला, इट्स 4, ठीक है। और ऊपर से डेटा और बॉटम से डेटा हटा दिया। ओके, बट एनालिटिकल करते समय सेशन क्या होता है कि जैसे अभी आपने एक क्वेश्चन बोला, बहुत सही क्वेश्चन था गाइस। उसने एक बहुत सिंपल सी चीज बोला, 8 डेटा तो मेरा 40% डेटा तो वैसे ही हट गया, मेरे पास थोड़ा लिमिटेड बचा है। ये छोटे से डेटा में हमें फर्क नजर आ रहा है, लेकिन यही डेटा 2 लाख 3 लाख डेटा होता है, हमें पता भी नहीं चलता कि 20% डेटा कितना हो गया। 2 लाख का 20% कितना होता है? 2 लाख का 30% होता है सर 20,000। 20,000 नहीं डेटा कितना होता है? 40,000। 40,000 पक्का? 100%। हाँ, तो कितना डेटा हटा दोगे? 80,000 डेटा हटा दोगे। तो बेसिकली ऐसा नहीं होता, मतलब मैंने तो आपको बोला है 20% डेटा, हम हमेशा कितना डेटा हटाते हैं? 10%, 5%, इस टाइप का डेटा हम लोग रिमूव करते हैं, ठीक है। बट बेसिकली जो होता है ना, डेटा के अंदर हम लोग ट्राई करते हैं क्लीनिंग करते समय या आउटलायर्स रिमूव करते समय 1 या 2% डेटा ही हम हटाते हैं। तो 1 या 2% डेटा अगर हम हटाएंगे तो उसमें हमारा एक लिमिटेड डेटा कट होगा। ओके, let's remove the highest and lowest number from both ends. Let us apply the standard mean or average formula to calculate the mean of remaining values. तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो मतलब मैंने क्या बोला कि सपोज फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई डेटा है, ओए होए,
ठीक है, ये डेटा मेरे पास अवेलेबल है, तो इस डेटा को मेरे को क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। तो मैंने असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया इस डेटा को। अब आपने बोला है इस डेटा का टोटल कितना डेटा हटा, तो आपने बोला मेरे को 10% डेटा हटा दो। तो डेटा कितना है ये मेरा, 12 डेटा है, तो 12 का 10% कितना हुआ, 1.2। 1.2, मतलब एक ऊपर से एक नीचे से, है ना। तो आप देखो मेरा एवरेजली डेटा कौन सा है, एक ऊपर से हटा दिया और एक नीचे से हटा दिया। ठीक है, 10% डेटा रिमूव हो गया। अब हमारे पास जो डेटा बचा हुआ है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, मीन। ओके, अब हम इसको क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे। तो हमारे पास इसका एक देखो, अब देखो ये मीन हो गया, देखो ट्रिम्ड मीन में भी आपको दिया हुआ है। तो हम एक काम और कर सकते हैं, ये आ गया ट्रिम्ड मीन, पहले नहीं था, इसमें मेरे को दिख गया अभी। तो मेरे को डेटा कितना था, 10%। 0.01 होता है ना। मैं 10% ही भूल गया कैसे, हाँ ये तो होता है 0.10। तो देखो दिस इज योर एवरेज वैल्यू, पर एग्जैक्टली एवरेज वैल्यू नहीं निकाल रहा। 1% का मतलब हो गया ये एक ऊपर से हटाएगा और एक नीचे से हटाएगा। तो आपका जो मिड का वैल्यू है, इतना जो वैल्यू होगा वो आपका क्या होगा, एवरेज वैल्यू हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, क्लियर हुआ, बोलो समझ में आया कि जी नहीं आया, आगे ना। अब इसको ना थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस करके देखते हैं। दीज आर द क्वेश्चंस। मेरे को पहले वाले का ट्रिम्ड मीन बताओ, बोलो बोलो। कर रहे हो ना कैलकुलेट, आपके कैलकुलेशन के लिए रोका, मेरे को आंसर बताना। कितना आंसर आया है, सो 18.3 दो बार ही आया है, हाँ तुम उसको एक बार लेंगे ना? क्यों, दो वाले लोगे ना, ओके दो बार। वैल्यू तो अलग अलग है ना। हम्म। करते जाओ, मैं भी कर रहा हूँ सॉल्व आपके साथ में।
So 17.71 something. ओके, ठीक है। टीना, Yes, sir. 17.7. ओके ठीक है, सही है। 17.7125 है मेरा आंसर, अगर 17.71 आएगा, ठीक है। So मेरा तो एक ही डेसिमल ले रहा है ये पॉइंट के बाद। दिक्कत नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 17.7 आ रहा है ना? So, ठीक है। नेक्स्ट वाले का आंसर कितना है? सर 11.3125। 11 पॉइंट So 11.36. 11.36 कैसे, किससे डिवाइड दिया आप लोगों ने? 3.25 आ रहा है। 20 डेटा है, 20 में से आपने 8 डेटा हटा दिया होगा। सर मेरा तो 12.37 आ रहा है। गड़बड़ है। Yes sir, 8 values like 4 ऊपर की and 4 जो है वो नीचे की values कट कर दी है, तो हाँ। उसमें 12 वाले बचे होंगे। हम्म तो टोटल सम कितना है आपका? So 143. हाँ, 143 को 12 से डिवाइड दो। मेरा आ रहा है 11.91। Yes sir, 11.91. ठीक है। हम्म। शशांक, सर सेंडिंग वाला वो नहीं किया था। ठीक ठीक। एंडिंग, ठीक है। काय में कर रहे हो आप लोग? कॉपी पे कर रहे हो, किस में कर रहे हो? सर एक्सेल पे। गुड।
सेकंड वाले का आंसर So 7.17, 7.1. ठीक है कौन से वाले का चार्ली वाले का है ना Yes, sir. ठीक है करेक्ट उसके बाद इन क्वेश्चन का ध्यान रखना ये मैं पाइथन में सॉल्व करवाऊंगा बताओ फोर्थ का आंसर सर 53.8 किसका फोर्थ वाले का सर टेक्नीशियन का 53.8125 गलत आंसर सर गलत है गलत है हाँ ठीक। बाकी So 54.91. गलत क्वेश्चन दोबारा पढ़ो Many should be
इसने सिर्फ वैल्यूज पूछे हैं कि कितनी रिमूव होंगी फ्रॉम ईच एंड व्हिच इज 4 एंड इस क्वेश्चन पे भी कंसंट्रेट करो, हर बार ट्रिम्ड मीन नहीं निकालना। तो चीटिंग कर रहे हो। चीटिंग हो गई ना, बीच में से इन्होंने क्वेश्चन चेंज कर दिया। अब लास्ट वाले का बताओ। So 6.8. 6.5 करेक्ट। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया इसका? हाँ जी, क्लियर हुआ ना? ट्रिम्ड मीन Yeah. आगे डेटा आएगा तो आपको इसी तरीके से उसको हैंडल भी करना है। इफ यू थिंक देयर इज सम आउटलायर्स, तो आगे पाइथन में व्हेन वी यूज मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न, सो यू कैन अंडरस्टैंड वी आर प्लॉटिंग सम बॉक्स विस्कर प्लॉट हम करते हैं, ग्राफ यूज करते हैं, विस्कर या बॉक्स प्लॉट भी बोलते हैं हम लोग उसको, तो उससे हम आउटलायर्स निकाल लेते हैं इजीली। तो वो भी अब मैं आपको बताऊंगा, तो उसमें आपको इन सब चीजों का यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। Okay, let's move to the next part. Next part is what? Weighted mean. Weighted mean क्या होता है? ये weighted mean context में चलता है। Context में मतलब मैंने आपको बोला कि suppose if you want the placement from our site, so you need to score 80% in our assignment and 80% in attendance. So this is what कि आपको क्या करना है, अगर आपको पर्टिकुलर कोई सर्विस चाहिए तो आपको 80% अप्रोच करना पड़ेगा in each domain, right? So weighted mean is used to certain values are supposed to count more in some context. For example, calculating average grade of the student based on their grade distribution. ठीक है, मतलब जैसे होता है ना, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इतना, जैसे अगर हम देखें कंपनी में, कंपनी के बेस पर मैं बता देता हूँ, कंपनी में क्या होता है, एक पर्टिकुलर मेरा रिसोर्स है, रिसोर्स यानी कि कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय है मेरा मेरी टीम में, और उस टीम मेंबर को मैंने 3 प्रोजेक्ट दे रखे हैं, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3। अब प्रोजेक्ट 1 में वो प्राइमरी रिसोर्स है, लेकिन प्रोजेक्ट 2 और प्रोजेक्ट 3 में वो सेकेंडरी रिसोर्स है, तो उसका परसेंटेज क्राइटेरिया उतना ही इन्वॉल्वमेंट रहेगा कि उसकी परफॉर्मेंस उन दोनों प्रोजेक्ट में कम देखी जाएगी, लेकिन प्रोजेक्ट 1 में उसकी परफॉर्मेंस टॉप ग्रेड होनी चाहिए। सो दिस इज व्हाट कॉन्टेक्स्ट, इसको बोलते हैं वेटेड फॉर्मेट। तो वेटेड मीन निकालने के लिए बहुत सिंपल सा है ये, इट्स नॉट कंपलसरी, ये वाला पार्ट फर्स्ट लाइन जो है वो कंपलसरी नहीं है, बट लिस्ट द नंबर एंड वेट इन अ टैबुलर फॉर्मेट, प्रेजेंटेशन इन द टैबुलर फॉर्म इज नॉट कंपलसरी बट मेक्स इट कैलकुलेशन इजी, सिर्फ टैबुलर फॉर्मेट में लेना होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई ईच नंबर एंड रेलेवेंट वेट असाइंड टू दैट नंबर W1 एंड X1। ठीक है, एड नंबर्स इन द स्टेप 2, उसके बाद आपको उनका समीशन करना है, then find the sum of weight and divide the total number of values step 3। ठीक है, so basically we are following this particular formula, ये आपको साइड में दिख रहा होगा। ठीक है, so xi is what? It's an individual observation।
एक सिंगल ऑब्जर्वेशन को हम एक्सआई से डिनोट करते हैं, एंड डब्ल्यू आई इज व्हाट, इट्स एन इंडिविजुअल वेट। ओके, तो पहला उन्होंने बोला आपको समीशन करने से पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, क्लियर, देन उसका क्या कर देना है, सम कर देना है, एंड उसके बाद उसके वेट का क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है उसके टोटल वेट से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन पे आता हूं, मेरे पास यहाँ पे टेरेंस है, ठीक है, तो टेरेंस होमवर्क ग्रेड वाज 72, तो उसकी एक्सआई क्या हुआ 72, एंड हिज प्रोजेक्ट ग्रेड वाज एन 80, ओके, एंड हिज एग्जाम ग्रेड वाज एन 82, ओके। तो हमारे पास एक हो गया उसका ग्रेड, ग्रेड में हमने उसको लिखा, मैं इसको एक छोटा सा पार्ट आपको सॉल्व करके बता देता हूँ, एक पर्टिकुलर सेक्शन, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो मेरा एक्स आई, दो चीजें मेरे को कलेक्ट करनी है, द फर्स्ट वन इज एक्स आई एंड द सेकेंड वन इज डब्ल्यू आई, ओके। सो प्रोजेक्ट होमवर्क ग्रेड कितने इसके 72, एंड उसके बाद देखिए प्रोजेक्ट ग्रेड कितने 80, एंड द एग्जाम ग्रेड इज व्हाट 82। बट वेट क्या है, होमवर्क का जो वर्थ है, मतलब होमवर्क का जो परसेंटेज है, मतलब 10% ग्रेड ही कंसिडर होगा इसका, ओके। एंड अगर मैं फाइनल ग्रेड की बात करूं, 10% कनेक्ट होगा, एंड प्रोजेक्ट का 50% कलेक्शन होगा, दिस इज माय प्रोजेक्ट ग्रेड, एंड द नेक्स्ट वन इज एग्जाम, इट्स 40%, ओके। सो दिस इज योर होमवर्क, this is your project, and this one is your exam. So weight in percentage, weight जो इसमें दिया है in percentage दिया है, ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। तो ये हमारे पास डेटा आ गया, अब हम इसको क्या करते हैं, हम इसको कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे, ओके। तो बोल्ड एंड बोल्ड, अब उसने क्या बोला, ये आपके पास वेट है और ये आपके पास ग्रेड है एक्स आई, तो हमारा कैलकुलेशन क्या था वेटेड मीन में, एक्स आई मल्टीप्लाई डब्ल्यू आई, ओके, ये निकालना था हमें सबसे पहले। तो हम क्या करेंगे, दिस वन मल्टीप्लाई दिस वन, ओके, सबका कैलकुलेशन सेम आएगा ऐसे ही। उसके बाद हमें क्या बोला था, समीशन निकालना है। सो व्हाट इज द समीशन, सम, इसका सम करेंगे तो सम क्या होगा, ये इसका सम होगा, टोटल सम इज व्हाट 8000। अब हमें दूसरा क्या था, वेट, वेट के फॉर्मेट पे निकालना था, वेट कितने थे 10 50, इसको यहाँ के लिख रहा हूँ, वेट का वहीं पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं ना, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर वेट का टोटल निकाल देते हैं, तो दिस इज अ टोटल, तो ये आ गया। अब उसने क्या बोला था, टोटल मतलब जो भी आपका इसका जो समीशन आया उसको हम डिवाइडेड कर देंगे किससे, इससे, तो टोटल परसेंटेज कितना आ गया उसका 80%। इज दिस क्लियर, हाँ जी, Yes, sir. ये पॉइंट क्लियर हुआ ना कैसे निकाला मैंने। तो मेरे पास दो चीजें थी, मैं तो बस फॉर्मूला फॉलो कर रहा था, मेरे पास डेटा टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का बेनिफिट क्या होता है कि अगर आप देखोगे ना एक्सेल में, एक फॉर्मेशन आपको प्रॉपर मिल जाती है जिससे आप उसको इजीली कैलकुलेट करके रख सकते हो, ओके। चलो अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन में मैंने पहला क्वेश्चन तो मैंने आपको रिजॉल्व करके बता दिया कि कैसे करना है, एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट, जॉन अर्न $450, कितने डॉलर कलेक्ट कर रहा है वो 450. $450, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या है, कितने दिन में, 15 days. हाँ, he also earned $300 in 10 days in November, ठीक है। What his daily average amount earned for these 25 days in November, कैसे निकालोगे, ट्रिकी क्वेश्चन हो गया है, करो कैलकुलेट, लगाओ दिमाग।
So $360. कैसे निकाला? तो जो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग डॉलर इनका हमने वो कर लिया पहले, हाँ हाँ तो डेज आप को और अमाउंट को डेज को मल्टीप्लाई कर लिया मल्टीप्लाई करके टोटल कितना आया? सर 9,000. So 390 answer. यस करेक्ट, आंसर इज 390. टोटल करके कितना आया था? Total 9,000. करके सब डॉलर को 9,750. यही आया था सबका. यस सर. और उसके बाद को क्या डिवाइड किया 25 से, क्योंकि 15 प्लस 10. हाँ करेक्ट. तो टोटल कितना आ गया उसके पास फाइनल आउटपुट? 390. 390. करेक्ट आंसर. और निकालो, नीचे वाले सॉल्व करो. लिली कितना आया? इजी है वो तो. 90. कितना? 90. हम्म. ठीक है करेक्ट. उसके बाद So 10, हाँ इसमें से एवरेज निकालना है ना, तो यस इसका आंसर 10 होगा आई थिंक. 10 है. ये करेक्ट सर आंसर. हाँ सही है, उसका आंसर 10 है. क्योंकि एवरेज निकालना है ना. तीन ही गेम खेले हैं उसने, तो तीन यस गेम सर, का तो टोटल हुआ 30 टोटल और करके डिवाइडेड बाय 3. डिवाइड बाय 3.
यस नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन में भी ट्रिक थी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन वेटेड मीन का नहीं था, वो किसका था? एवरेज था, सिंपल। इसका बताओ मुझे लास्ट वाले का आंसर। कहोगे टीना? आवाज नहीं आ रही? सर नहीं कर रही। कर रहे हो? यस सर। क्या आ रहा है आंसर? सर यस, पहले वाला का थोड़ा सा तो उसको मैं देख ही रही थी, क्या गलत था उसका। गलत हुआ था। सर ये माइनस में है परसेंटेज? कौन सा? सर लास्ट वाले में, ये सिर्फ वो उसको बता रखा है, बता रखा है, वो डैश लगा है। डैश है वो। हाँ, परसेंटेज माइनस में नहीं हो सकता ना कभी। मैं वही सब तभी पूछ रही थी। हम्म, हाँ कितना आया आंसर? बताओ। सर 80.9। करेक्ट। ठीक है, यूज किया था ना, क्या एक्सेल का यूज किया ना सॉल्व करने के लिए? हाँ जी टीना, पन्नी, यस सर। हो गया आपका? यस सर। ओके ठीक है, वेटेड मीन क्लियर हुआ, ट्रेंड मीन क्लियर हुआ। क्वेश्चन मैंने इसलिए सॉल्व करा है ताकि आपको एग्जैक्टली पता चल जाए कि हम लोग क्या कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, नाउ द सेकंड वन इज मीडियन। मीडियन क्या होता है? मीडियन में दो केस होते हैं, बहुत सिंपल सा केस है, इसमें मैं बहुत सिंपली आपको समझा देता हूँ। मीडियन में दो केस होते हैं, एक होता है इवन नंबर्स वाला, इवन काउंट, और एक होता है ऑड काउंट। सो सपोज मेरे पास यहाँ पे मैंने कुछ डेटा डाल रखा है, ठीक है, इनका टोटल काउंट देख लेता हूँ मैं, कितना है? 6 है ना, और मैंने यहाँ पे दे दिया 9। अब मैंने आपसे पूछा ये जो डेटा लिखा हुआ है, ये जो डेटा है आपके पास, इस डेटा का आपके पास जैसे अगर हम देखें तो इस पूरे डेटा में मीडियन नंबर कौन सा है? ये ऊपर के 3 हटा दिए, नीचे के 3 हटा दिए, तो मीडियन नंबर कौन सा हुआ? 3। 3। ठीक है, सो दिस वन इज योर मीडियन नंबर। हम अगर एक्सेल में निकालते हैं तो वी कैन यूज दिस वन एंड वी पास दिस पर्टिकुलर डेटा एंड फाइंड आउट। 4 दे रहा है, अच्छा हाँ सॉरी 3 नहीं होगा, गलत बोल दिया मैंने, वो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो मीडियन नंबर आया क्या? 4। ओके, आप ऐसे करके उसको डाल सकते हो, योर आंसर इज 4। अब अगर यही नंबर मैं यहाँ पे कर दूं
यही पूरी लिस्ट है हमारे पास और हमने यहाँ पे पेश करी और इसमें हमारे पास यहाँ पर 5 लग गया। तो टोटल डेटा कितना हो गया हमारे पास? 10. 10 हो गया। तो पहले तो हम इसको क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज लगाएंगे, फिर ऊपर से 3, नीचे से 3 हटाया। तो जब हमारे पास इवन काउंट होता है तो हम मिड की दोनों वैल्यू का एवरेज निकाल देते हैं। 4 + 5 का एवरेज कितना है? 4.5। तो आप देखोगे तो 4.5 इसका आंसर होना चाहिए। तो हम इसका मीडियन कैलकुलेट करते हैं। तो हम लगाते हैं मीडियन, आउटपुट कितना आना चाहिए इसका? 4.5। ठीक है, तो समझ में आया? ऑड नंबर होगा तो बहुत आसान है कि आपका जो मिड वैल्यू है उसको हम मीडियन मान लेते हैं, और इवन नंबर, इवन काउंट होगा मतलब ये कितने टोटल हमारे पास डेटा 10 है। ठीक है, सॉरी 8 डेटा है। 8 डेटा है तो ऊपर से 3 हटा दिए, नीचे से 3 हटा दिए, इक्वली हटा दिए, फिर मेरे पास बीच में कौन से बचे? ये दोनों। तो इन दोनों का जो एवरेज होगा वो हम निकाल देंगे। तो 4 + 5 इज 9 डिवाइडेड बाय 2, 4.5 इज द आंसर। क्लियर हुआ? यस। Yes, sir. कोई डाउट इतने से पार्ट में नहीं है ना? No. तो क्वेश्चन दूं? अब इस पे क्वेश्चन करने हैं आपको, बहुत आसानी से आप आंसर्स निकाल लोगे। तो ये देखो, ये आ गया क्वेश्चन। इस वाले का आंसर कितना है? हम्म 4. करेक्ट। और नीचे वाले का? टू सर। 72 आ रहा है। कैलकुलेट ये वाला से बता रहा हूँ क्योंकि 8 हाँ, फिफ्टी 4 + 60 यही सम होगा, डिवाइडेड बाय 2, 57 आंसर आएगा इसका। 57। हाँ, क्योंकि 54 + 60 होगा ना, हाँ हाँ 54 बस ठीक है 105 क्योंकि नहीं, नीड है 114। 57. Hmm. ठीक है। ओके, द नंबर ऑफ माइल्स की साइकिल। So 36. 6 करेक्ट। उसके बाद हम्म So the correct order, the correct way to put them in order is 8, 12, 14, 14, 17. करेक्ट। नीचे वाला भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। आंसर इज 7, 8, 11, 11, 18। 18. ओके, क्लियर। क्वेश्चन को हमेशा जब भी आप सॉल्व करो, गाइस ये क्वेश्चन इसलिए मैं उल्टे सीधा डाल देता हूँ बीच में। द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट।
आपको मेनली आपका कंसंट्रेशन से बेसी पे होना चाहिए, पूछा गया है, उसी के बेसिस पे आप आंसर दोगे और कुछ आंसर नहीं देना, ठीक है, क्लियर। चलो अब मोड क्या होता है, मोड का देखो फॉर्मूला तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा होता है, बट फॉर्मूला पे मत जाना। मोड इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी ऑफ द डेटा, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी उसको हम लोग इसमें कंसिडर कर लेते हैं, मोड में कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, उसी के बेसिस पे हम सारे आउटपुट्स निकालते हैं, क्लियर। मोड में कोई डाउट? तो हम ये फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे? नहीं, ये फॉर्मूला यूज नहीं करना। मोड बेसिकली क्या होता है कि जैसे सपोज मैंने बोला कि मेरे पास ना सबसे ज्यादा डेटा किस में ज्यादा आ रहा है, जैसे मुझे कुछ रिप्लेसमेंट करना है तो मेरे डेटा किस में सबसे ज्यादा आ रहा है, तो हम सिर्फ फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं, तो जो चीज सबसे ज्यादा रिपीटेटिव मोड पे है, हम उसको कंसिडरेबल मान लेते हैं, ओके। मोड इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी इन डिस्ट्रीब्यूशन, आपका फ्रीक्वेंसी रेट क्या है, ओके, क्लियर हुआ। तो ये सारे कैलकुलेशन समझ में आए? जी, ये सारे कैलकुलेशन समझ में आ गए? यस सर। यस सर। शशांक अपना यही है ना तुम्हारा? नहीं, ये नहीं है सर। अनित ये आपका है ना? यस सर। टीना आपका किससे स्टार्ट था? ऑफिशियल टीना। वो चलाते हो क्या कुछ? देखो मैंने आपको भेज दिया ये वाला पार्ट, ठीक है। सो गाइस ऐसा नहीं करना है कि आप बस एक ही बार इसको सॉल्व करके रह गए, जस्ट बी कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस। एंड ये जो मैंने आपको सिखाया, ये तो मैंने आपको छोटे से क्वेश्चन दिए, दीज आर द 11-12 क्वेश्चंस, ओके। बट आपको क्या करना है, आपके पास जो डेटा है वो आपको प्रोसेस करना है, ओके। उन डेटा के बेसिस पे आपको प्रोसेस करना है। अब मैं आपको जो थर्ड वाला पार्ट अभी नहीं दे रहा हूँ, मैं इसको बहुत स्लो चला रहा हूँ क्योंकि ये मैथमेटिक्स है और ये क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी मैं आपको यहाँ पर जो चीजें दिखा रहा हूँ, दीज आर द कैलकुलेशन, कि मैं आपको मैनुअली कैलकुलेट करा पा रहा हूँ इनको, ठीक है। बट अगर मैं उस पर जाऊंगा, क्या बोलते हैं, प्रोग्रामेटिकल बेसिस पे, जैसे मेरा प्रोग्रामिंग वाला पार्ट स्टार्ट होगा ना, वहां पर आपको भी पता है मैं इसको ऐसे यूज नहीं करने वाला, बिकॉज आई हैव फंक्शंस, पॉइंट समझ गए। और हम इसको ऐसे यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास थोड़ा बहुत डेटा नहीं होगा, हमारे पास एक बल्क अमाउंट ऑफ डेटा पे हम ये सब चीजें अप्लाई कर रहे होंगे। तो ये कैलकुलेशन समझाने के लिए मैं इसलिए बहुत स्लोली स्लोली चल रहा हूँ ये वीक, इसलिए मैंने बोला था ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीजें बहुत आसान है, समझने में आसान है, कैलकुलेशन समझ में आ जाएगा, बट जब आप एक्चुअली रियल टाइम पे यूज कर रहे होगे ना वहां पर, तो हम इसको इस तरीके से यूज नहीं कर रहे होंगे, क्लियर हुआ जी, बात क्लियर हो गई। यस Yes. सर। यस सर। तो ये चीजें प्रैक्टिस में रखनी है, भले ही आसान है, लोग इसमें गड़बड़ कर जाते हैं। और आप लोग समझ गए होगे, आपको एक प्रॉब्लम आई थी, क्या प्रॉब्लम आई थी क्वेश्चन में, ये प्रॉब्लम हर किसी के साथ में रहती है। बी कॉन्सेंट्रेट ऑन द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझो, देन सॉल्व इट। भले टाइम लग रहा है, टेक योर टाइम, क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ लो, समझ लो क्वेश्चन में क्या पूछा है, ठीक है, उसके बाद आप उसे रिजॉल्व करो, क्लियर। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट आज के सेशन में? नो सर। सर आपने वो बुक का नाम बताना था, स्टैट्स की बुक। स्टैट्स की बुक, एक मिनट लो, मैं जो फॉलो करता हूँ ना वो बुक का एक फॉर्मेट में आपको भेज देता हूँ,